कल हमने पढ़ा था भारत की विदेश नीति की विशेषताएं और विदेश नीति का अर्थ। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब आज हम पढ़ेंगे भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व। मुझे लगता है कल का टॉपिक तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भारत की विदेश नीति या किसी भी देश की विदेश नीति क्या होती है। एक बार हम रिपीट करेंगे आज फिर कि जब कोई देश किसी दूसरे देश से अपने संबंध स्थापित करता है तो जिन बातों को वो अपने संबंधों में शामिल करता है उसको हम क्या कहते हैं, विदेश नीति। ऐसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश के लिए एक विदेश नीति बनाई थी। तो इसी विदेश नीति के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब हम पढ़ेंगे भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व। तो बेटा सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि निर्धारक तत्व होते क्या। निर्धारक तत्व किसे कहते हैं, यानी जिन बातों को ध्यान में रखकर विदेश नीति बनाई जाए उन्हें विदेश नीति के निर्धारक तत्व कहते हैं। यानी जिस समय हमारे देश की विदेश नीति बनाई गई, जो विदेश नीति की जो बातें शामिल की गई, जिन विशेषताओं के बारे में हमने कल पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा गुटनिरपेक्षता की नीति हमने शामिल की, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद के विरुद्ध भारत रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति सहयोग में भारत विश्वास रखेगा, गुटबाजी से दूर रहेगा, पंचशील के सिद्धांत का पालन करेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की नीतियों में विश्वास रखेगा। तो ये सारी बातें जो हमारे विदेश नीति में शामिल की गई वो किन बातों से प्रेरित होकर हमने शामिल की, उनको हम क्या कहेंगे, निर्धारक तत्व। तो एक बार निर्धारक तत्व के बारे में फिर से पढ़ोगे। जिन बातों को ध्यान में रखकर विदेश नीति बनाई जाए उन्हें विदेश नीति के निर्धारक तत्व कहते हैं। अब ऐसे कौन से निर्धारक तत्व थे जिनके आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारी विदेश नीति बनाई। तो हमने कल भी आपको बताया था उस समय हमारे देश की जो परिस्थितियां थी वो बड़ी विकट थी। न सिर्फ हमारे देश की बल्कि बेटा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो माहौल था वो बड़ा गर्मा गर्मी का माहौल था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, चारों तरफ गुटबाजी का माहौल था। और सबसे बड़ी बात अगर हम अपने देश की देखें तो हमारे देश में भी बहुत सारी दिक्कतें हमारे सामने उस समय मुंह फाड़े खड़ी थी, जिसमें देश का हम कहेंगे कि एक तरह से भाई विभाजन हो चुका था। बेरोजगारी, शिक्षा का जो स्तर था वो बहुत निम्न था। तो इन सब चीज़ों को अब कैसे दोबारा से पटरी पर लाया जाए और किन देशों से हमें कैसे अपने संबंध बनाने हैं, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति का निर्धारण किया गया था। तो सबसे पहले तो हमारी जो विदेश नीति है उसमें एक बात हमने 11वीं में मैंने बताया था, कल भी बताया था कि जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हमने पढ़े हैं उन निर्देशक सिद्धांतों में जो चौथा निर्देशक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों संबंधी सिद्धांत, उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग की नीति का समर्थन भारत ने किया है। तो उसको हमने कहा गया संवैधानिक आधार। सबसे पहला जो निर्धारक तत्व था वो क्या था, संवैधानिक आधार। संवैधानिक आधार मतलब हमारे संविधान में जिन बातों को शामिल किया गया अंतर्राष्ट्रीय संबंधों संबंधी सिद्धांत में, वो हमारी विदेश नीति के निर्धारक तत्व बने। क्योंकि भारत की जो विदेश नीति है वो क्या है, शांति और सहयोग की नीति। कभी भी भारत अपनी तरफ से युद्ध की पहल नहीं करेगा, ये उसने अपनी विदेश नीति में क्लियर किया हुआ है। कभी भी वो सैनिक कार्रवाई किसी देश के प्रति पहले नहीं करेगा, अगर करेगा तो अपने बचाव में करेगा। तो सबसे पहला जो हमारी विदेश नीति का शांति सुरक्षा का जो नीति हमने बनाई, शांति सहयोग की नीति हमने बनाई, वो उसका आधार क्या था, संवैधानिक आधार। इसके बाद जो दूसरा तत्व आता है वो क्या है, भौगोलिक तत्व। भौगोलिक तत्व, भौगोलिक मतलब हमारे देश का जो भूगोल यानी भौगोलिक परिस्थिति हमारे देश की है वो कैसी। अब हम बात करें तो हमारा देश 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। आपने नक्शा भी देखा है, मैप में आपने देखा है भारत का कि भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। एक लंबी तटरेखा हमारी है। उस तटरेखाओं की सुरक्षा के लिए हमारी जो नौसेना है उसका शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी विदेशी ताकत समुद्री रास्ते से हमारे देश पर कभी भी कोई हमला कर सकती। तो इसलिए सबसे पहली बात तो भारत ने शांति सहयोग की जो नीति अपनाई वो भी भौगोलिक तत्व से प्रभावित होकर अपनाई। इसके अलावा सैनिक या हम कहेंगे सैन्य जो शक्ति हमारी नौसेना विशेषकर जो है उसको मजबूत करने में हमारे देश के जो नेता हैं या हमारे देश के जो नीति निर्धारक थे उन्होंने विशेष जोर दिया, क्योंकि भौगोलिक स्थिति से भारत को
दूसरे देशों से, दूसरी ताकतों से सुरक्षा प्रदान करना हमारी विदेश नीति की पहल थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि भौगोलिक तत्व से प्रभावित होकर हमने अपनी विदेश नीति को निर्धारित किया। तीसरी बात आती है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब है कि हमने इतिहास में क्या अनुभव किया, यानी हमारा देश का जो अतीत था उससे प्रभावित होकर हमने अपनी विदेश नीति में क्या बातें समझी। तो कल आपने विदेश नीति की एक विशेषता पढ़ी थी जिसमें था साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद को हमने आपको समझाया था कि जब कोई देश अपने साम्राज्य का विस्तार करे और विस्तार करके दूसरे देश को अपने देश में मिला ले, और जो देश अधीन हो रहा है, अधीन जो देश है वो क्या कहलाएगा, उपनिवेश कहलाएगा। तो बात हम करें भारत की, तो भारत तो स्वयं लंबे समय तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा। तो भारत ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध की जो नीति अपनाई अपनी विदेश नीति में, वो अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से प्रभावित होकर अपनाई, यानी इतिहास से अनुभव उसने किया। इसके अलावा दूसरी बात, हमारे यहाँ पर जो बहुत सारी राजनीतिक परंपराएं जिनको हम कह सकते हैं, हमारा संसदीय लोकतंत्र हमारे देश में अपनाया गया, ये सब किससे प्रभावित होकर अपनाया हमने, ब्रिटेन से। क्योंकि लंबे समय तक हम ब्रिटेन की जो सरकार थी उसके अधीन रहे हैं, इसलिए उनका प्रभाव हमारी विदेश नीति में साफ देखा जा सकता है। चौथी जो विशेषता आती है, चौथा निर्धारक तत्व आएगा, वो क्या कहलाएगा, आर्थिक तत्व। आर्थिक तत्व का मतलब है कि आर्थिक रूप से भारत को सबल बनाना है। अर्थव्यवस्था जो हमारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है उसको हम कैसे पटरी पर लाएं, हम उसको कैसे आगे बढ़ाएं, इस बात को ध्यान में रखकर हमने अपनी विदेश नीति बनाई। तो इस बात को ध्यान में रखकर विदेश नीति बनाने के पीछे जो कल हमने सबसे पहली विशेषता जो पढ़ी थी विदेश नीति की, वो क्या थी, गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता में क्या बताया गया था कि भाई गुटों से भारत दूर रहेगा, क्योंकि उस समय विश्व दो गुटों में बटा था। कल आपको बताया गया था, एक अमेरिकी गुट और एक अमेरिकी गुट और दूसरा सोवियत संघ का गुट। तो इन दोनों गुटों से अपने आप को अलग रखना के लिए जो नीति भारत ने अपनाई, वो क्या अपनाई थी, गुट निरपेक्षता। यानी कि अब गुट निरपेक्षता अपनाने का कारण क्या था, क्योंकि इन दोनों गुटों से हमने समान व्यवहार रखना है और दोनों गुटों से जो भी आर्थिक सहायता हमें मिलेगी हम उसको सहज स्वीकार करें। हमारे देश के लिए जरूरी था, क्योंकि एक गुट से अगर हम सहायता लेते हैं तो दूसरे गुट से हम सहायता ना ले पाएंगे, उसके शत्रु बन जाएंगे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत ने जो गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई वो किससे प्रभावित होकर अपनाई, अपने आर्थिक तत्व से या अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए। तो गुट निरपेक्षता की नीति के पीछे कौन सा तत्व काम किया, आर्थिक तत्व। ठीक है, अब आगे बढ़ते। अब आता है पांचवा, राष्ट्रीय हित। देखो बेटे, कोई भी देश जब विदेश नीति का निर्धारण करता है तो सबसे पहले उसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, अपने देश का हित। वो न सिर्फ हमारा देश बल्कि सभी देश, जिसमें भी उसका देश का हित छुपा होगा वही नीति देश अपनाएगा। तो भारत में भी यही था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा भी था कि हमारी विदेश नीति के पीछे कोई भी नीति यदि हम अपनाते हैं उस नीति का जो आधार होगा वो क्या होगा, देश का हित होगा, राष्ट्र का हित होगा, राष्ट्र का भला होगा। यानी वही बातें हम अपनाएंगे जिसमें हमारे देश का भला छुपा हो। इसके में गुट निरपेक्षता की नीति आ जाएगी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का विरोध की जो नीति अपनाई वो भी यही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की जो नीति हमने अपनाई वो भी यहीं पर काम करती है, क्योंकि ये सारी बातें वो थी जिसके में हमारे देश का हित छुपा हुआ था, हमारे देश का भला छुपा हुआ था। अब इसके आगे हम बात करते हैं विचारधारा का प्रभाव, कि हमारी विदेश नीति जो निर्धारण किया गया उस पर विचारधाराओं का भी प्रभाव था। अब विचारधाराओं में ऐसी कौन सी विचारधाराएं थी, सबसे पहले हमारे देश में गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव सबसे ज्यादा था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जो हमारा था वो महात्मा गांधी जी से प्रभावित तो क्या कहेंगे, बहुत ज्यादा उनके विचारों से ही वो आगे बढ़ा। और शायद हम ये कह सकते हैं कि हमें सफलता भी कुछ हद तक इसमें मिली देश को आजाद कराने। तो गांधी जी का विचार क्या था, अहिंसात्मक नीति में विश्वास रखते थे, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में विश्वास रखते थे, भाईचारे में विश्वास रखते थे। तो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की नीति है वो किससे प्रभावित रही, गांधीवाद से प्रभावित रही।
इसके साथ साथ उदारवाद की विचारधारा का प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ा। उदारवादी विचारधारा में क्या होता है कि जो भी व्यवस्था हमारे देश के लिए सही होगी, यानी विशेषकर आर्थिक रूप से जो भी व्यवस्था देश के लिए सही होगी उसको हम अपना लेंगे। लोकतंत्र को हमने महत्व दिया, लोकतंत्रात्मक विचारधारा का प्रभाव हमारे देश पर पड़ा, तो हमने अपने देश में लोकतंत्र के शासन को अपनाया। तो इस तरह गांधीवादी, उदारवादी, लोकतंत्रीय विचारधाराओं का प्रभाव हमारी विदेश नीति पर पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। और अंत में यदि हम बात करें तो हमारी विदेश नीति पर किससे निर्धारित हुई? अंतर्राष्ट्रीय तत्वों से। अंतर्राष्ट्रीय तत्व, अंतर्राष्ट्रीय तत्व, अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है? ये देश से बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है, वैश्विक स्तर पर क्या परिस्थितियां उस समय व्याप्त थी। उस समय क्या परिस्थितियां व्याप्त थी? हमने पढ़ा, हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। इन 2 गुटों में बार बार आपको बताया गया, अमेरिकी गुट और सोवियत संघ का गुट। इन दोनों गुटों की गुटबाजी से दूर रहना और अपने आप को शांति का एक नया मार्ग खोजना, अपने आप की एक नई नीति का निर्धारण करना, जिसमें हमारी गुट निरपेक्षता की नीति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर भी काम करती है कि अंतर्राष्ट्रीय माहौल को देखते हुए हमने इस नीति को अपनाया। कि कौन सी नीति को अपनाया? गुट निरपेक्षता को अपनाया। अब गुट निरपेक्षता की नीति यहाँ कई जगह काम करती है। आर्थिक तत्व भी काम करता है, क्योंकि हम अगर दोनों गुटों से दूर रहेंगे तो हम आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे, दोनों से सहायता लेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय माहौल जो उस समय का था, गर्म माहौल था, गुटबाजी में विश्व पड़ा हुआ था, 2 ध्रुवीय विश्व बन चुका था, तो उससे भी बचने के लिए हमने क्या किया? एक नई नीति अपनाई, गुट निरपेक्षता की नीति। तो गुट निरपेक्षता की नीति आर्थिक रूप से भी महत्व रखती है और अंतर्राष्ट्रीय जो तत्व उस समय काम कर रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय माहौल जो उस समय बना हुआ था, वहां पर भी ये काम करती। तो इस तरह से बेटा हमने क्या समझा कि हमारी जो देश की विदेश नीति है उसके निर्धारक तत्व कौन कौन से, यानी विदेश नीति में जो बातें शामिल की, जो विशेषताएं हमने पढ़ी है, वो इन सब तत्वों से प्रभावित होकर हमने अपनी विदेश नीति को बनाया। तो विदेश नीति के निर्धारक तत्व और विदेश नीति की विशेषताएं, दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इनको अच्छे से याद करें।